नमस्कार दोस्तों, आईबीसी 24 यूपी यूके में आपका स्वागत है। 12 बजे 12 बड़ी खबरों के साथ फिर से हम आए हुए हैं और 12 जगहों की विशेष खबर आप तक पहुंचेगी। सबसे जो अहम बात है 12 बजे की 12 खबरों को लेकर खास तौर पर बताना चाहेंगे कि जब भी हम इस शो को लेकर आते हैं, इस खबरों को लेकर आते हैं, तो विशेष खबर ये होती है कि जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे जिले के रिपोर्टर्स हैं, वो तमाम ऐसी बड़ी खबरों को बताते हैं जो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार से जुड़ी होती हैं, पॉलिटिक्स की खबरें होती हैं। तो ऐसी तमाम खबरों को लेकर आज फिर से हम आईबीसी 24 यूपी यूके के दर्शकों के लिए 12 बजे फिर से एक बार हाजिर हुए हैं 12 बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे बड़ी खबर जो कल सपा के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनके द्वारा जो बयान दिया गया था, वो बयान सबसे पहले हम आपको सुनाना चाहेंगे। तो ये सुनिए क्या वह कहते हैं अपने बयान में। हमारे लोग सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है, उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें और गड़बड़ी में लिप्त पुलिस और प्रशासन के लोग, उनके नाम और पदनाम भी जानें। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम तो हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल को कोर्ट का फैसला इन बेईमान अधिकारियों के खिलाफ ही आएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से जो सपा सुप्रीमो है अखिलेश यादव, वो किस तरह से कल जो उपचुनाव हुआ 9 जिलों में, उसको लेकर किस तरीके से अधिकारियों के ऊपर जो संलिप्तता को दिखाते हुए जिस तरीके से वह अपने वक्तव्य रख रहे हैं कि सबसे बाकायदा हिसाब लिया जाएगा, सबकी फोटो खींची जाए और सबके नाम लिखे जाए, जिससे इन जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भाजपा से मिले हुए अधिकारी हैं, उन पर जब हमारी सरकार आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे। इस तरह के बयान को लेकर जिस तरीके से जो सपा सुप्रीमो है अखिलेश यादव, जिस तरीके से वो राजनीतिक बयान दे रहे हैं अधिकारियों के खिलाफ, कर्मचारियों के खिलाफ जो कल चुनाव ड्यूटी पर थे या पुलिस के अधिकारी थे, उन सभी को लेकर, तो इससे साफ तौर पर लगता है कि किस तरीके से कल जिस तरह हर 9 विधानसभा में उपचुनाव हुए, नोक-झोंक के बीच हुए। हालांकि चुनाव तो संपन्न हो गया, लेकिन अब परिणाम क्या होता है ये मतपेटी खुलने के बाद ही होगा। तो हम सबसे पहले अब 12 रिपोर्टों के बारे में जानेंगे कि 12 रिपोर्टर कौन सी 12 खबरों को लेकर आज हमारे आईबीसी 24 यूपी यूके के दर्शक को बताना चाहेंगे। तो हम सावन से कहेंगे कि सभी जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनको सामने लाएं, जिससे उनका भी एक मनोबल बढ़े कि हाँ, आज 12 खबरों के साथ सभी 12 रिपोर्टर। सबसे पहले मैं जावेद खान से बात करूंगा। जावेद खान, आज सबसे बड़ी खबर आपके जिले की कौन सी है? जी अपूर्व, देखिए आपको बता दें, आगरा की बड़ी खबर यह है कि आगरा में खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद है। इतनी बार पुलिस द्वारा कार्रवाई करने के बाद भी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खनन माफिया अवैध खनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला किनाहट क्षेत्र का है, जहां चंबल नदी से खनन माफिया अवैध खनन कर रहे थे और तेज रफ्तार में ट्रैक्टर ट्रॉली में खनन को लेकर निकल रहे थे, जहां पर गांव वालों ने इसका विरोध किया और इसका वीडियो बनाना शुरू किया। जब वीडियो इसका बनाया गया तो खनन माफियाओं ने गांव वालों के साथ में अभद्रता करना शुरू कर दिया और उनको धमकी दे डाली। तो कहीं ना कहीं खनन माफियाओं ने गांव वालों के ऊपर हमला भी बोला, जानलेवा हमला बोला, और जिसमें 2 लोग घायल भी हो गए। तो खनन माफियाओं के हौसले लगातार आगरा के अंदर बुलंद है। पहले भी कई बार पुलिस आगरा में खनन माफियाओं के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर चुकी है और खनन माफियाओं ने पुलिस के साथ में भी तमाम हर दर्जे की अभद्रता की है। और पहले भी ट्रैक्टर के नीचे एक पुलिस वाले को भी दबा दिया गया था खनन माफियाओं द्वारा, जिसमें पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी और
तमाम खनन माफियाओं को जेल भेजा था। इसके बाद भी खनन माफियाओं के हौसले लगातार ताजगी में बुलंद है और अवैध खनन का काम करते नजर आ रहे हैं। जी अपूर्व। तो जावेद, कहीं ना कहीं जो खनन माफिया है, जो पुलिस के अधिकारी हैं या खनन विभाग कह लें, तो कहीं ना कहीं शिकस्त मिल रही है खनन माफियाओं के सामने इनको। क्या कोई बिल्कुल, बड़ा जी जी देखिए बताएं। लगातार जो खनन माफिया जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, तो अगर कहीं ना कहीं पुलिस की अगर जो गश्त है वो अगर देखी जाए रात में ऐसे इलाकों में, तो कहीं ना कहीं इसकी रोक मिल सकती है। लेकिन पुलिस की आंखों में अभी गश्त है, ये गांव के रास्तों से अवैध खनन करते हैं और यहाँ के विरोध करने पर ये उनको जान से मारने की भी धमकी देते हैं। तो लगातार जो खनन माफिया है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल जावेद, आप इस पर नजर रखिए और ऐसी तमाम खबरों को जो खनन से संबंधित है, प्रशासनिक है, जिस पर प्रशासन भी एक्शन लेते हुए घबरा रहा है, तो ऐसी खबरों को हमारे दर्शकों को दिखाएं, IBC 24 के दर्शकों को दिखाएं। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को अपने बातों से रूबरू कराने के लिए, बड़ी खबर बताने के लिए। तो जिले से आज देखिए लखनऊ मंडल से अखंड जी हैं। अखंड, क्या बड़ी खबर है आज? अपूर्व, आपको बता दें कि मोस्ट अवेटेड जो पुलिस भर्ती का जो रिजल्ट था, 60,244 पदों पर जो भर्ती थी उसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस भर्ती का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। 50 लाख के करीब बच्चों ने एग्जाम दिया था। ऐसे में करीब ये बहुत बड़ी भर्ती थी और कई जो अभ्यर्थी थे वो इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का, और वो घड़ी आ गई है, रिजल्ट अब घोषित हो चुका है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है कि गोरखपुर में एक विज्ञापन निकाला था जिसमें तहसीलदार को लेकर के, लेखपाल को लेकर के एक विज्ञापन निकाला गया था आउटसोर्सिंग को लेकर के। इस पे अब अखिलेश यादव जो सभा प्रमुख है उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा है कि आरक्षण को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से लेकर के आ रही है, लोगों को कमजोर करना चाहती है, पीछे के दरवाजे से आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसी को लेकर के बीजेपी पर हमला बोला उन्होंने। और एक तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, पूर्व आपको बता दें कि जो पुलिस में जो अनुग्रह राशि थी उसको लेकर के सीएम योगी ने 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस पर बोला था कि जो उसमें पेच है जिसकी वजह से अनुग्रह राशि मिलने में जो उनके परिवार वाले होते हैं, जो शहीद हो जाते हैं पुलिसकर्मी या दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो अनुग्रह राशि होती है वो उनके परिजनों को नहीं मिल पाती है। एक अड़चन आती है, कानूनी अड़चन से, उसमें एक शासनादेश में बदलाव किया है जिसके बाद अब अनुग्रह राशि पीड़ितों के परिजनों को आसानी से मिल सकेगी। आपको बता दें जो शहीद पुलिसकर्मी होते हैं उन्हें 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलती है, जिसमें 40 लाख रुपए उसकी पत्नी को और 10 लाख रुपए उसके माता पिता को मिलते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि कानूनी वारिस, अगर मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसकी पत्नी नहीं है, तो जो अनुग्रह राशि है उसके माता पिता को मिल जाएगी या फिर कोई कानूनी वारिस होगा उसको मिल जाएगी। अगर ये कोई महिला पुलिसकर्मी है, उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, वो शहीद हो जाती है, तो उसके पति को या उसके कानूनी वारिस को पैसा अनुग्रह जो राशि है वो मिल जाएगी। तो ऐसे में एक बड़ी उन्होंने पहल की है और सीएम योगी की इस घोषणा के बाद अब ये शासन आदेश में बदलाव किया गया है जिससे अनुग्रह राशि जो पुलिसकर्मियों को मिलती है वो आसानी से मिल सकेगी। बहुत बहुत अच्छी खबर है अखंड कि जिस तरीके से जो शहीद हो जाते हैं पुलिसकर्मी या अचानक डेथ हो जाती है किन्हीं कारणों से ड्यूटी पीरियड पे, तो उनको अनुग्रह राशि लेने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना। ये कहीं ना कहीं सरकार की एक अच्छी पहल है कि अब जो पुलिसकर्मी है, जो सिपाही है बॉर्डर जो है जिले के, वो कहीं ना कहीं उनके परिवार को एक जो अनुग्रह राशि है वो लेने में काफी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आसानी से उनको मिल जाएगा। जी अखंड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लखनऊ से जुड़ने के लिए। जो इंद्रवीर रायबरेली से हमारे धुरंधर रिपोर्टर हैं इंद्रवीर, आज बड़ी खबर कौन सी है? देखिए अपूर्व, बड़ी चीज ये है कि जैसे अभी हमारे एक साथी आगरा से जावेद खान ने बताया, खनन, अब उसी पे आज मैं भी एक दे रहा हूं। और खनन पे सबसे बड़ी चीज ये है कि जहां पे जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले बाबा योगी आदित्यनाथ जो हमारे सूबे के मुखिया हैं, वो कुछ ऐसे विभाग है जो डायरेक्ट मॉनिटर करते हैं। एक उसमें सबसे बड़ा विभाग आता है वो है खनन विभाग, और खनन विभाग को देख ले या फिर आप जो है पुलिस विभाग, ये हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं वो खुद देखते हैं। लेकिन क्या खुद मॉनिटर करने के बाद भी उनकी ही सरकार में जो अधिकारी हैं वो क्या उनकी ही अपने आप को नजरअंदाज करने में लगे हुए, क्रिकरी कराने में लगे हुए कहीं से। अब बात करें
तो हमारे पास एक विजुअल है, अगर आप सावन से कहेंगे सावन वो विजुअल भी दिखा सकते हैं, अगर आप कहें तो वो विजुअल सुबह का 4 बजे है। अब आप जैसे आप देख रहे होंगे अपूर्व की आजकल दिल्ली के आसपास जो भी लगभग शहर है, शहर है बड़े बड़े, वहां पे फॉग का ज्यादा नजर आ रहा है और फॉग बढ़ रहा है, और ये फॉग धीरे धीरे ईस्ट से वेस्ट से होते हुआ ईस्ट की तरफ भी आ रहा है। इसको कोहरा नहीं कह सकते, ये फॉग है, वो धुंधलापन, धुंध। तो वो धुंध की वजह से अब जैसे जैसे यहाँ पे भी धुंध दिखाई दे रही है सुबह सुबह अभी, तो खनन माफियाओं ने एक पैतरा और नया कर लिया है कि वो धुंध के साथ में ही खनन करेंगे। और क्यों खनन माफियाओं को क्यों खनन माफिया कहा जाता है? क्यों? क्योंकि ये किसी की भी नहीं सुनते, ये किसी से इनको कोई मतलब नहीं है। ऑन द स्पॉट गोली चला देना, 4-4, 5-5 ब्लैक स्कॉर्पियो काली फिल्म को लेकर शहर भर में दौड़ाना, और जिले के जो पुलिसिया है यहाँ पे उनको भी अपने साथ में मिलाना, पुलिस को भी साथ में लेकर चलना, इनको हर पैतरा आता है खनन विभाग को ठीक ठाक सेटिंग करके हर चीज को लेकर करना। लेकिन अगर बात करें तो खनन माफिया के इस पर, खनन माफिया के जो खनन अधिकारी जो डीएम है जिले की, वो कई बार अभी तक अपूर्व में बता दूं 2 दिन पहले डीएम आवास के बाहर हम भी वहां पे मौजूद थे, कई सारे रिपोर्टर रहे जिले के, वहां पे कुछ ऐसी महिलाएं आई जो कि नजदीकी एक गांव पड़ता है नक्कुला है यहाँ पे, और ये यही सदर में लगता है रायबरेली। वहां पे खनन माफियाओं ने एक डील करी थी लोगों से, ग्रामीणों से, कि हम आपके गाँव की खेत की मिट्टी निकालेंगे और वो मिट्टी के एवज में हम आपको फला अमाउंट देंगे। और उनको जब, क्योंकि देखिए ग्रामीण को क्या होता है, जैसे कभी कभी खेत ऊंचे होते हैं, फसल वहां पे नहीं हो पाती, तो वो कुछ हद तक, और ये परमिशन लेकर, ये जिन खनन माफियाओं ने करा, ये परमिशन था खैर उनके पास, परमिशन लेकर खनन विभाग से उन्होंने मिट्टी निकाली, और उसके एवज में उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि हम आपको एक अमाउंट देंगे, और गरीब ने अपनी मिट्टी निकलवाई, उसके एवज में वहां पे ग्रामीणों ने डीएम के यहाँ ज्ञापन सौंपा, और ज्ञापन सौंपा कि हमको ये फला नाम लेकर के, मैं नाम नहीं ले सकता, नाम लेकर के कि ये खनन माफिया है और इन्होंने मिट्टी हमारे यहाँ से निकाली, और इतना बड़ा अमाउंट, छोटा नहीं बड़ा अमाउंट इन्होंने प्रॉमिस किया था और वो नहीं दी, उसके खिलाफ उन्होंने डीएम क्या है ज्ञापन भी दिया है। तो इस तरीके से खनन विभाग अभी तक यही का नहीं, मैं शायद ऐसा नहीं कह सकता, बिकॉज हर जिले का एक अलग अपना होता है क्या करते क्या नहीं, लेकिन हम अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली के खनन विभाग के अधिकारी एकदम से सोते नजर आते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी मीडिया, अच्छा मीडिया क्या है, अच्छा मीडिया का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे उनको जो है 440 वोल्ट का करंट लग गया है। अपूर्व 440 वोल्ट का जैसे कहेंगे, अच्छा वो है, अरे यार अब तो कुछ ऐसा पूछेंगे जैसा समझ में, मतलब ये अधिकारियों का रिएक्शन होता है कि मीडिया आई है तो कहीं पे कुछ, और खासकर रायबरेली की बात करूं, 2 शब्दों में और खत्म करूंगा, बिकॉज रायबरेली में गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसके साथ साथ लखनऊ और प्रयागराज का कुंभ को देखते हुए चौड़ीकरण और जो कुछ ब्रिज है वो ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, तो इन पे खनन और हो रहा है, रातों दिन खनन चल रहा है, और चारों तरफ जिले के खनन जो है किया जा रहा है, और जोरों शोरों से, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहर हो, और कई बार आवाज उठाने के बाद मीडिया के भी खनन अधिकारी सोते रहते हैं। जी अपूर्व। तो इंद्रवीर, मैं जानना चाहता हूं, जब ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया इस मामले में, तो क्या जिलाधिकारी ने भी संज्ञान नहीं लिया खनन का? हाँ, आप सही कह रहे हैं, जिलाधिकारी को जब ज्ञापन दिया गया तो जिलाधिकारी उस समय किसी व्यस्तता मीटिंग में रही, और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसमें हम कार्रवाई करेंगे, और जिलाधिकारी हर्षिता माथुर जब से उन्होंने रायबरेली जिले का भार संभाला है, तब से रायबरेली को कई ऐसी योजनाएं और कई ऐसी चीजों से उन्होंने लाभान्वित किया, और जिला अधिकारी हमारे यहाँ जो रायबरेली की है वो बड़े स्तरों पे उन्होंने जिले के लिए इतने अच्छे काम किए कि शायद हम ये कह सकते हैं कि प्राउड ऑफ डीएम हर्षिता माथुर जिले के लिए। जी बिल्कुल इंद्रवीर, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी खबरों से रूबरू कराने के लिए, लेकिन ऐसी खबरों को आप बकायदा वहां पे अपने थोड़ा सा आप ध्यान भी रखिएगा अपना, तो वहां पे जाके पीटीसी करके वॉक थ्रू करके इन खनन माफियाओं के खिलाफ एक कोई जो स्टोरी होती है, स्टोरी IBC 24 के दर्शकों को दिखाइए, जिससे इनकी भी जो प्रशासन के लोग हैं, संलिप्त लोग हैं, उनकी भी आंखें खुले कि हाँ लोग देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इससे जागरूकता भी लोगों में बढ़ेगी कि हमें क्या करना चाहिए आगे। डेफिनेटली अपूर्व, डेफिनेटली। ज्ञानेंद्र, क्या प्रतापगढ़ से कौन सी बड़ी खबर है आज? देखिए पूर्व लगातार बात होती रहती है करप्शन को लेकर के, और योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पे रहती है,
लेकिन प्रतापगढ़ कभी भी चाहे क्राइम का मामला हो, चाहे पुलिसिंग का मामला हो और चाहे किसी भी एंगल में पीछे नहीं रहती है। खनन भी अपने यहाँ वैसे ही है। लेकिन मैं आज बात करूंगा करप्शन को लेकर के। आज से कुछ दिन पहले पट्टी तहसील में एक तहसीलदार को रंगे हाथ एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ा था और उनको जेल भेजने का काम किया था। फिर से एक बार जो है ऐसे ही रंग रूप देखने को मिला है। बस सर्कल चेंज है और सर्कल है सांगीपुर थाना के अंतर्गत जो है डाक कर्मी को जो है पकड़ा गया है और डाक कर्मी इस तरीके से पकड़ा गया है। सीबीआई की एंटी करप्शन टीम प्रतापगढ़ कल देर रात पहुंची थी और सबसे बड़ी चीज पैसा किस चीज के लिए मांगा जा रहा था कि जैसे पुलिस विभाग में आप भी जानते होंगे कि थानों में जो है निरीक्षण किया जाता है, वैसे ही छमाही या सालाना इन लोगों का निरीक्षण होता है। और निरीक्षण के दौरान एक विमलेश है, विमलेश सर्वेक्षण अधिकारी है, उन्होंने कहा कि मैं निरीक्षण करूंगा और निरीक्षण में 50,000 रुपए मेरे भांजे जो कि नीरज दुबे नाम है उसका, नीरज को दे देना। वो जो है पूरी रिपोर्ट लगा देगा। और जिस आदमी से मांगा गया उस आदमी ने सीबीआई को सूचना दी। सीबीआई की एंटी करप्शन टीम जो है प्रतापगढ़ पहुंची। सांगीपुर बाजार में नीरज जो कि विमलेश का भांजा है, वो भी संविदा पे सांगीपुर में ही तैनात है डाकघर पे। उसको 20,000 रुपए देते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया और विमलेश फिलहाल अभी फरार चल रहा है। अभी वो सीबीआई के हाथ में नहीं आया हुआ है और रंगे हाथ पकड़ के तकरीबन 4 गाड़ियों से भर के सीबीआई वाले आए थे। थाने में ले जाकर के पूछताछ की, कई नाम उसमें खुलासे हुए हैं। जिस तरीके से अगर बात करें योगी सरकार की, तो जीरो टॉलरेंस की बात है, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। निरीक्षण के नाम पे अगर आप पैसा ले रहे हैं तो और अंदर कितनी धांधली होगी ये खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अपूर्व ज्ञानंद, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपने जो अधिकारी हैं उनके प्रति जो सजगता दिखती है कि हर प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके प्रति, लेकिन इस प्रकार के निरीक्षण के नाम पर अवैध वसूली कहेंगे इसको, जिस तरीके से रिश्वत लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लगाने की सरकार को जरूरत है। ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही भी करना चाहिए, क्योंकि जेल में डालना एक अंतिम पड़ाव नहीं होता है। अगर वो कहीं ना कहीं एक जो है सबक वाली सजा मिले तो कहीं ना कहीं इस पर रोकथाम लग सकती है। क्यों ज्ञानेंद्र? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अपूर्व, मैंने आपको क्या कहा कि प्रतापगढ़ कभी किसी भी चीजों में पीछे नहीं रहता। करप्शन सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ में ही है। अगर देखें तो हर छोटी सी छोटी चीजों पर जो है करप्शन यहाँ पे है। अगर आपको एक मोबाइल का सिम भी गिर गया है, अगर आपको थाने में उस पे मोहर भी लगवाना है तो वहां पे आपको 200 रुपए देना ही पड़ेगा मुंशी को, तभी थाने पे मोहर लगती है। तो ये करप्शन अभी भी है। जिस तरीके से योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस, मोदी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की बात की थी, कहीं भी अभी कोई भी रोकथाम नहीं लगी है। और जिस तरीके से सीबीआई ने फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है, नीरज को पकड़ के वो लेके उनको जो है जेल भेजने का काम कर रहे हैं। अभी जेल कुछ देर में कोर्ट में पेशी होगी, सीबीआई कोर्ट में लखनऊ पेश करेंगे, फिर उसके बाद वहां से जेल भेजने का काम करेंगे। लेकिन 20,000 रुपए की रिश्वत, 50,000 मांगा गया था, 20,000 दिया गया। और विमलेश की गाड़ी भी जब्त कर ली गई। विमलेश की गाड़ी आपको बता दें कि जब पता चला कि सीबीआई ने हमारे भांजे नीरज को पकड़ लिया है तो उसने भरे बाजार में गाड़ी छोड़ के वो भाग गया है। तो ये सोचिए कि उसको जानकारी हो चुकी थी, वो आस था। तो ये पूरी संलिप्तता आप सोच सकते हैं। जब उसका भांजा तक इसमें सम्मिलित है तो और कितने बड़े उसके आदमी होंगे, कितने बड़े उसके पैमाने चलते होंगे। निरीक्षण और प्रतापगढ़ नगर में कितने डाकघर हैं। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेंद्र, ऐसी खबरों पर आप नजर बना के रखिए कि किस तरीके से मामा भांजे के साथ कितने लोग मिले हुए हैं। कहीं ना कहीं धीरे धीरे पेश खुलते जाएंगे और आपको हकीकतों का पता लगेगा कि कौन कौन इसमें संलिप्त था। और सीबीआई तो हालांकि जांच कर ही रही होगी। तो ऐसी खबरों पर आप पूरा मन जो है, जो नजर है वो गड़ाए रखिएगा और हमारे दर्शकों को बताते रहिए। जितेंद्र, क्या खबर है आज बस्ती से जी? जिनको पूर्व बताना चाहेंगे, बस्ती से बड़ी खबर है। यूपी के एक दिन के पूर्व मुख्यमंत्री रह सके, लगातार जो है बीजेपी से 3 बार सांसद है, जगदम्बिका पाल बस्ती पहुंचे। बस्ती पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से बात करती, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को उन्होंने एक निशाना साधा है और ये भी ये कहा कि कहीं ना कहीं इस बार जो है अखिलेश यादव जो चुनाव है, चुनाव में कहीं ना कहीं उनका सुपड़ा जो है पूरी तरीके से साफ दिख रहा है।
ये भी जगदम्बिका पाल ने यह भी कहा है कि इस बार जो है उनको जो ये एहसास हो चुका है कि जो समाजवादी पार्टी है उस बार जो है उनके एक भी सीट जो है यूपी से नहीं निकलने वाली है फिलहाल। लेकिन एक चीज खास बात इसमें एक चीज ये भी देखी गई कि जो बीजेपी के जो जगदम्बिका पाल है वो जो है वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की है। और जब उनसे इस सवाल पे उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि जाकिर और तौफीक रजा जैसे जो कुछ मुस्लिम धर्मगुरु के जो लोग हैं ये लोग किसी तरह से भड़काने का ये काम कर रहे हैं। फिलहाल जो जेसीबी की साइट है उस साइट पे वहां पे जाके उन लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि 50 लाख से अधिक के लोग वहां पे जाके उस बिल को डिसएग्री करें कि वो बिल जो है वो पास ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से जो है राजनीति के इस गलियारे में जगदम्बिका पाल ने जो ये बयान दिया है कहीं ना कहीं कि समाजवादी पार्टी की एक भी सीट निकलेगी नहीं निकलेगी उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और ये देखने वाली बात होगी जनता तय करेगी इस बात को कि किसकी सीटें कितनी निकलती है आने वाले जो है समय में ये पता चलेगा। देखिए जितेंद्र, कल यूपी के 9 जिलों 9 विधानसभा में उपचुनाव थे, जिसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार दिन भर चलता रहा। उसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का भी बयान आया कि अधिकारियों के प्रति, जो पुलिसकर्मी थे या जो चुनाव ड्यूटी पे लगे अधिकारी थे उनके प्रति। उसके बाद अब जगदम्बिका पाल का ऐसा बयान लगातार। लेकिन देखने वाली बात तो अब ये होगी जब मत पेटी खुलेगी तो किसका टुकड़ा साफ होता है और कौन सत्ता में आता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका। एक जी अपूर्व एक चीज और कहना चाहूंगा उन्होंने कहीं ना कहीं एक इंडिकेट भी किया है कि जो गठबंधन जिस तरीके से गठबंधन की जो सरकार है या गठबंधन जो रही है वो जो काठ की हांडी है वो बार बार जो है कहीं ना कहीं चढ़ाई नहीं जाती है वो ये उनका एक जो ये टोन था ये कहने का विपक्ष के लिए हो सकता हो कि एक जो है सुई के नाखून की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल 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 जितेंद्र। अवनीश, आज कानपुर नगर से कौन सी बड़ी खबर है? अपूर्व, लगातार खबरें आप बता भी रहे हैं और हम जो बात करेंगे, क्योंकि इस समय जो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कल संपन्न हुआ है, तो चुनाव का माहौल है, चुनाव की बात जरूर होनी चाहिए। तो कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव हुआ है और इस सीसामऊ सीट का जो इतिहास रहा है उसमें कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के पाले में 1996-93 के आसपास यह सीट जरूर रही थी, लेकिन उसके बाद से लगभग 2 से 3 बार से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा था। तो एक ये जो सीट थी ये काफी साख की सीट थी समाजवादी पार्टी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। अगर बात करें वोट परसेंटेज की तो देखिए यहाँ पर जो 2022 में चुनाव हुआ था उस 2022 के चुनाव में यहाँ पर लगभग 57.00 जो 08% जो है यहाँ पर चुनाव हुआ था, जो मत पड़े थे। इसके बाद अगर कल की बात करें तो कल जो है यहाँ पर 49.03 जो है प्रतिशत यहाँ पर मतदान हुआ। तो कहीं ना कहीं लगभग 7 से 8% जो मतदान कम हुआ है, जिसका फायदा जो अगर कहा जाए तो इस सीट के माध्यम से अगर देखा जाए तो इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिल सकता है। लेकिन वही जो आपने अभी बात कही कि 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब देखना होगा कि जो मजबूती है वो भाजपा के पास में ज्यादा अच्छा थी कि समाजवादी पार्टी के जो लोगों ने है उसको बरकरार रखा हुआ है। जी अपूर्व। बिल्कुल अवनीश, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबरों को आप भी देखते रहिए और देखिए, नजर बना के रखिएगा, क्योंकि 23 तारीख जो काउंटिंग का डेट है वो कहीं ना कहीं बड़ा ही महत्वपूर्ण है और उस पर ही पता लगेगा कि सपा की जीत होती है भाजपा की। तो ये देखने वाली बात होगी। आदर्श, हरदोई से क्या बड़ी खबर है? अपूर्व जी, आज मैं बताना चाहूंगा हमारे साथ समर नगर पालिका अध्यक्ष के बेटे मिलन जी बैठे हुए हैं। इनके साथ एक मुंबई के महाराष्ट्र की कंपनी ने 6 लाख रुपए का फ्रॉड किया हुआ है, जिसकी इन्होंने एफआईआर न्यायालय द्वारा करवाई है। और आज हम इन्हीं से जानना चाहेंगे वो फ्रॉड कैसे क्या किया, क्या है पूरा मामला। पहले नमस्कार। ये एक गीगल कंपनी थी मुंबई की जो ईडी पूरा काम करती थी। स्कूटी आजकल बहुत ज्यादा स्कोप है, गवर्नमेंट के थ्रू उसका बहुत ज्यादा अच्छा महत्व चल रहा है, पूरे हर जगह चल रहा है, चल रहा है। उसी में इस कंपनी ने हमको 1 लाख रुपए हमसे टोकन मनी लिया। फिर दुकान रेंट पे मैंने ले ली वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने कहा काम शुरू कराना है तो 5 लाख रुपए उनको उसमें हमने हैंड ओवर कर दिया। उन्होंने कहा लखनऊ में मुझे दूसरा शोरूम तैयार करना है, उसमें काम चलाने की कोई बात नहीं है। फिर कराते इनका नियर अबाउट 6 महीने के ऊपर निकल गया। इन्हें काम नहीं शुरू करा पाया, इन्हें डिले आता है, मेल आती गई, तो मेल की बेसिस पे सारा काम इनका हैंड ओवर कर दिया था। उसके बाद जैसे ही इनसे टाइम निकलता है, हमने इनसे कहा एक काम करिएगा कि ठीक है नहीं हो पा रहा तो मेरा पैसा वापस कर दीजिए। पैसा वापस करने का टाइम आया तो उन्होंने उसमें मेल के थ्रू मुझको लिख के भेज दिया कि मैं 23 अप्रैल 2024 को आपका पैसा रिम्बर्स कर दूंगा। इतना अमाउंट काटने के बाद जो एक्सपेंस हुआ है इंटीरियर डिजाइन का, हमने ठीक कोई बात नहीं, उतना कर रहे हैं,
तो मेरा वापस कर रिटर्न किया। फिर वो कहलाते जाता होगा कि मैंने और भी किया। फिर मैंने कोर्ट का सहारा लिया, कोर्ट से मैंने केस कंप्लीट कराया है और जितना मुकदमा कराया कि जैसे अगर मैं हमको फंसाया है, हो सकता है मरीज में आकर 4-6 लोग और उन्हें फंसा रखे हैं। और जो लखनऊ में उन्होंने डाल रखा हुआ है ईडी शोरूम, उनको भी मान नहीं दे, मैंने जानकारी करी तो उनको भी मान नहीं दे पा रहे हैं। और जब शोरूम बंद होने की कगार पे आ चुका है, 20 गाड़ी में शुरुआत में दी थी, उसके अलावा एक भी गाड़ी उन्होंने दूसरी बिल नहीं कर पाया। बिल्कुल आदर, देखिए ये जो फ्रॉड की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं कई प्रकार के फ्रॉड होते हैं। जो फ्रॉड के दिशा है वो कहीं ना कहीं, देखिए जो फ्रॉड करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जाल में लोगों को अपने बहकावे में ले आते हैं और लोग इससे प्रताड़ित होते हैं। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो खुलकर कह भी नहीं पाते और कुछ जब पूरी तरह फंस जाते हैं तो मीडिया के सामने मीडिया का साथ भी चाहते हैं और लोगों का भी साथ चाहते हैं कि उनका पैसा, उनका जो धन है, उनके साथ जो फ्रॉड हुआ वो कहीं ना कहीं फिर से वापस आ जाए। लेकिन देखिए इसीलिए हमारे यहाँ IBC 24 यूपी यूके का एक खास प्रोग्राम भी चलाया जाता है, रिपोर्टर ऑन कॉल। तो कहीं ना कहीं देखो आदर्श, इनका जो खबर है वो रिपोर्टर ऑन कॉल की तरह आप पूरा बनाइए और कहीं ना कहीं हम दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे कि इनके साथ जो फ्रॉड हुआ है और भी लोगों के साथ ना हो, और हो सकता है कि इनका जो धन है या जिस प्रकार का भी जो भी फ्रॉड हुआ है वो कहीं ना कहीं इनका वापस हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं IBC 24 पूरी सजगता के साथ दिखाने का पूरा प्रयास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श आपका। अगले रिपोर्टर हमारे कौन है? तो सभी IBC 24 यूपी यूके के दर्शकों ने देखा कि किस तरीके से कहीं पे अवैध खनन हो रहा है, तो कहीं जगदम्बिका पाल जो भाजपा के नेता हैं उनकी तरफ से समाजवादी पार्टी को घेरा जा रहा है। तो ऐसी तमाम खबरों को लेकर हम 12 बजे मिलते हैं और 12 बजे 12 बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं अपने दर्शकों को। IBC 24 यूपी यूके इसी वजह से एक पहचान, एक मुकाम हासिल कर लिया है डिजिटल लाइन में कि आज भी 12 बजे 12 रिपोर्टों के साथ 12 बड़ी खबरों के साथ यहाँ पे मिलता है। और आप भी 12 बजे जरूर देखें ये 12 बड़ी खबरों के लिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।